Good morning students. So this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture of class of chapter surface chemistry. और ये है आपका लेक्चर नंबर 2 चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 12th. ठीक है, इससे पहले इस चैप्टर में हम एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं. तो जो पुराना लेक्चर है, जो फर्स्ट लेक्चर है, उसको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन. देखिए, एडजॉर्प्शन के बारे में हमने लास्ट जो क्लास था हमारा उसमें कुछ डिस्कशन किया था, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की थी कि किसी भी सरफेस पे, किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर किसी भी प्रकार की जो गैसियस स्टेट सब्सटेंस होता है उसका जब एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है, एक्यूमुलेशन, तो उसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन. ठीक है, फिर यहाँ पर हमने दो वर्ड भी देखे थे, एक एडजॉर्बेट और एक एडजॉर्बेंट. एडजॉर्बेट का मीनिंग क्या होता है? द सब्सटेंस विच इज़ गेटिंग एक्यूमुलेटेड, यानी कि वह है सब्सटेंस जो कि किसी सरफेस के ऊपर इकट्ठा होता है. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेट बोलेंगे. और जिस सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है, जिस सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन का ये जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेंट. ठीक है, तो इसके बाद में देखिए हम टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करते हैं. तो जो टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन है उसका बेसिस क्या है? उसका बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग फोर्स, जो यहाँ पर फोर्स अप्लाई होता है, जो फोर्स यहाँ पर काम करता है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने जो ये एडजॉर्प्शन है इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया है. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग फोर्स इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स. कितना टाइप का होता है ये? मेनली 2 टाइप का है. ठीक है, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स. ठीक है, तो जो सबसे पहला है उसको हम बोलते हैं, फर्स्ट वाले को, फिजिकल एडजॉर्प्शन. फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन. ठीक है, इस फिजिकल एडजॉर्प्शन को ही एक और वर्ड है जिसको हम बोलते हैं फिजिजॉर्प्शन. फिजिजॉर्प्शन. ठीक है, अब ये जो फिजिजॉर्प्शन है इसमें क्या है? 2 वर्ड हैं. ये जॉर्प्शन जो है वो तो एडजॉर्प्शन से लिया हुआ है और ये जो फिजी वर्ड है ये यहाँ से लिया हुआ है. ठीक है, तो इसलिए इसका सेकंड नेम है. एक और दूसरा जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन. केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन. ठीक है, दिस केमिकल एडजॉर्प्शन इज ऑल्सो कॉल्ड केमिजॉर्प्शन. सेम वही कॉन्सेप्ट है जो आपने फिजिकल एडजॉर्प्शन में देखा है. ठीक है, अब हम जब इनकी स्टडी करते हैं तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, इनकी स्टडी करते समय हमेशा इनको डिफरेंस, एज ए डिफरेंस ही इनको प्रिपेयर करना है. ठीक है, हमेशा इनको तैयार करना है किसकी फॉर्म में? डिफरेंस की फॉर्म में. ठीक है, तो वैसे तो आपकी टेबल, आपकी बुक के अंदर एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल के अकॉर्डिंग भी आप इसको याद कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा सा इनके बारे में एक बेसिक आइडिया भी होना चाहिए कि क्या मीनिंग होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन का, क्या मीनिंग होता है केमिकल एडजॉर्प्शन का. ठीक है, तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन का मीनिंग ये होता है कि जब किसी सॉलिड की सरफेस के ऊपर जो गैस का एक्यूमुलेशन होता है, गैस का जो एक्यूमुलेशन होता है, अगर वो एक वीक फोर्स, वांडरवाल फोर्स की वजह से होता है. किसकी वजह से होता है? यहाँ पर जो हमने बात की है वर्किंग फोर्स. कौन सा फोर्स है यहाँ पर? वर्किंग फोर्स. ठीक है, तो अगर ये जो वीक फोर्स है, अगर ये वीक फोर्स वांडरवाल्स फोर्स है, वांडरवाल्स फोर्स है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो एडजॉर्बेट है उसके जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिंपली सॉलिड की जो सरफेस है उसके ऊपर जस्ट एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं. तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन. ठीक है, अब देखिए फिजिकल एडजॉर्प्शन के अंदर ये जो फोर्स होता है, वांडरवाल जो फोर्स होता है ना, ये क्या होता है? वीक फोर्स होता है. वांडरवाल फोर्स जो होता है वो क्या होता है? वीक फोर्स होता है. ठीक है, तो वीक फोर्स होने से क्या होता है? अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आपने मान लीजिए इस केस के अंदर फिजिकल एडजॉर्प्शन के अंदर अगर आपने एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का पर्टिकुलर उस गैसियस सब्सटेंस का प्रेशर अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा? एडजॉर्बेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा. एडजॉर्बेंट जो है वो इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर,
ठीक है, यानी कि आपने एडजॉर्बेंट की सरफेस पे ऊपर अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज़ कर दिया तो जो एडजॉर्बेंट है जिसका एडजॉर्प्शन होता है उसका क्वांटिटी या उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात करें अगर हम केमिजॉर्प्शन की, तो केमिजॉर्प्शन के केस में क्या होता है, अच्छा फर्स्ट यहाँ पर देखिए ये वांडरवाल जो फोर्स होता है, वांडरवाल जो फोर्स होता है ये एक वीक फोर्स होता है, ठीक है, वीक फोर्स होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो मेटल की या जो भी सरफेस है सॉलिड की उसके ऊपर जो गैसेस मॉलिक्यूल्स का जो एक्यूमुलेशन हो रहा है वो एक वीक फोर्स से हो रहा है। इसलिए क्या होता है यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के वो टाइटली या स्ट्रांगली हेल्ड नहीं किए होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस केस में क्या होता है कि केमिकल बॉन्ड की फॉर्म में ऐसा होता है, यानी कि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और आपको पता ही है कि केमिकल बॉन्ड जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब केमिकल बॉन्ड कौन सा बनता है ये डिपेंड करता है, तो मान सकते हैं कि या तो ये आयोनिक बॉन्ड होगा या फिर ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इट में बी आयोनिक बॉन्ड और इट में बी कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। चलिए अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, एडजॉर्बेंट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। अगर देखिए अगर हम प्रेशर की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर इफ़ेक्ट नहीं होता है प्रेशर का, नो इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये तो एक प्रकार का केमिकल बॉन्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर जो डिफरेंस है हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इनके बीच में जो ये कनेक्शन होता है किसका, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच का जो कनेक्शन होता है ना वो यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रांगली होता है, स्ट्रांगली हेल्ड गैसियस मॉलिक्यूल्स, स्ट्रांगली हेल्ड गैसियस मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, सॉरी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, यहाँ पर वीक होता है, वीकली। इस केस में यहाँ पर क्या होता है, ये स्ट्रॉन्गली होता है, स्ट्रॉन्गली हेल्ड गैसियस मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल्स। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, या तो आयनिक बॉन्ड होगा या कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो इसलिए एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आकर्षण का जो ये होता है, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये जो इनका कनेक्शन होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं केमिकल जॉर्प्शन, केमिकल जॉर्प्शन, ठीक है। अब देखिए ये जो केमिकल जॉर्प्शन होता है इसको एक और टर्म दिया जाता है, इसका एक और नाम भी बोलते हैं, इसको एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन भी बोला जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसी का दूसरा नाम क्या है, एक्टिवेटेड। क्यों बोलते हैं ये भी अभी मैं बताऊंगा अभी आपको। एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन को एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा, देखिए क्यों होता है ऐसा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो बॉन्ड के फॉर्मेशन के अंदर हमेशा एक किसी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए, टू टेक प्लेस ए केमिकल रिएक्शन, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है। ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू टेक प्लेस ए केमिकल रिएक्शन एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस ये केमिकल बॉन्ड बनता है और आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है। तो सिंस यहाँ पर हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का यूज़ होता है इसलिए इसको हम एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन भी कहते हैं। तो केमिकल एडजॉर्प्शन के हमारे पास 3 नाम हो गए, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों प्रोसेस साथ साथ भी हो सकते हैं, यानी कि फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन भी दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। बाद की बात है, हम बाद में बताएंगे अभी कि दोनों साथ साथ में कैसे हो सकते हैं। या चलिए यही बता देता हूँ कि देखिए लो टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर कम होता है तो उस कंडीशन में तो क्या होता है कि
ये जो एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी, लो टेम्परेचर पर एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है और हाई टेम्परेचर पर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। यानी कि टेम्परेचर जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी में हेल्प करता है। तो लो टेम्परेचर पर तो क्या होगा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा। लेकिन अगर आपने किसी पर्टिकुलर केस में टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, पर्टिकुलर केस में अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो उस कंडीशन में फिजिकल एड्जॉर्प्शन के बाद केमिकल एड्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली हो जाएगा। ठीक है, उसके जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल क्या है कि जो मेटल्स होते हैं उन मेटल्स की सरफेस के ऊपर, स्पेशली अगर हम निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम की बात करते हैं, ये जो 3 मेटल्स हैं निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है एड्जॉर्प्शन में। ठीक है, दे आर वेरी मच हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो निकल के ऊपर हाइड्रोजन गैस का जो एड्जॉर्प्शन होता है, निकल के ऊपर हाइड्रोजन गैस का जो एड्जॉर्प्शन होता है, इसको हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। और ये लो टेम्परेचर पर होता है, इट हैपन्स एट लो टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन बाद में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस जो है मॉलिक्यूल की फॉर्म में जो प्रेजेंट है, ये आयन उसमें एटम्स में ब्रेक कर जाती है, एटम्स में टूट जाती है। ठीक है, और उसके बाद में फिर ये क्या करती है, वहाँ पर रिएक्शन करती है और केमिकल बॉन्ड बना लेती है। तो आफ्टर मेकिंग केमिकल बॉन्ड, जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, अब केमिकल एड्जॉर्प्शन में। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा अब इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ या स्पेशल प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो जो फिजिजोजॉर्प्शन होता है, फिजिजोजॉर्प्शन जो है, इसके अगर हम बात करें तो इसका जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ये क्या होता है कि यहाँ पर कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, यानी कि किसी भी टाइप की गैस का एड्जॉर्प्शन किसी भी टाइप के ऊपर नहीं हो सकता है। यानी कि लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी का मतलब किसी भी मेटल की सरफेस के ऊपर किसी भी गैस का कलेक्शन, एक्यूमुलेशन हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिसिटी होता है। यानी कोई पर्टिकुलर गैस ही किसी पर्टिकुलर मेटल सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन का काम करेगी और एड्जॉर्प्शन का जो ये केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है, ऐसा प्रोसेस होगा। तो इसको बोलते हैं हम प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिसिटी। ठीक है, तो ये याद रखना है अपने को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके बाद में एड्जॉर्बेट की अगर हम एड्जॉर्बेट की नेचर की अगर हम बात करते हैं, एड्जॉर्बेट की टेम्परेचर की बात करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, ये यहाँ पर लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी क्यों होता है और यहाँ पर प्रेजेंस, सिंपल इसको आप ऐसे बोल सकते हो, एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिसिटी एंड प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिसिटी। ठीक है, तो एब्सेंस यहाँ पर क्यों है, क्योंकि जो यहाँ पर रीजन क्या है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन का जो हमने कारण बताया था वो क्या था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वान डेर वाल फोर्स। ठीक है, और ये जो वान डेर वाल फोर्स होते हैं ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब सब जगह पे, सबके साथ, ये किसी के साथ भी पार्शियलिटी या बायसिंग नहीं करते हैं। ठीक है, सबके साथ सेम बिहेवियर होता है इनका, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इसका स्पेसिफिसिटी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर तो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो सभी एटम्स या सभी एलिमेंट्स नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर स्पेसिफिसिटी होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट की बात करते हैं। तब नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट क्या होता है, ये मैंने बताया था आपको। एड्जॉर्बेट का मीनिंग क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर गैसियस फॉर्म में कोई सब्सटेंस किसी सॉलिड की सरफेस के ऊपर अगर एक्यूमुलेट हो जाता है तो उस कंडीशन में जो सब्सटेंस है, गैसियस सब्सटेंस, उसको हम बोलते हैं एड्जॉर्बेट। ठीक है, तो ये जो एड्जॉर्बेट होता है इसकी नेचर कैसे अफेक्ट करती है फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन को। ठीक है, तो ये नेचर की जो गैस होती है,
गैस की जो नेचर होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर एक सिंपल सा आपको पॉइंट याद रखना है कि ऐसी गैसेस जिनको इजीली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, इजीली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ऐसी जो गैसेज होती है जिनका इजीली लिक्विफिकेशन हो सकता है, वो उनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है। क्या होता है? उनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उन गैसेज के लिए वैन डर वाल फोर्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं और इसलिए वो क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है उसके आसपास जो है इजीली लिक्विफाई हो जाती है। दैट्स वाई उनका एड्जॉर्प्शन आसानी से होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर ये सब क्या होता है, ये सब आप लोग क्लास 11th के जो वीडियोस है, जो थर्मोडायनेमिक्स के जो वीडियोस है वहाँ पर आप इजीली वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए नेक्स्ट है, जैसे इसके लिए एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो गैस होती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो होती है, अगर आपके पास 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल है, 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल है, तो वो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो होता है उसका ज़्यादा एड्जॉर्प्शन करता है विद रेस्पेक्ट टू मीथेन एंड विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो होता है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 63 K। जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस होती है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो TC जिसको हम बोलते हैं वो होता है 630 K। और जो मीथेन गैस होता है, उस मीथेन गैस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, मीथेन गैस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 190 K, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। और अगर हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन के लिए होता है 33 K। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो आप, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो टेम्परेचर इंक्रीज किसका है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कोई पर्टिकुलर गैस किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे लिक्विफाई हो जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड जो होता है इसका जल्दी से एड्जॉर्प्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका लिक्विफिकेशन जो है वो आसानी से होता है, हाई टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा होता है किसमें, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट में। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है आपकी रिवर्सिबिलिटी के मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर ये जो वैन डर वाल फोर्स होता है ये वीक फोर्स होता है। वीक फोर्स का मतलब अगर आप इतना फोर्स अगर आपको वापस इस पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये वापस यहाँ से रिमूव किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने प्रेशर अप्लाई किया तो वहाँ पर गैसेस मॉलिक्यूल्स का क्या हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया। लेकिन अगर आप उस प्रेशर को रिलीज कर देंगे तो वापस वो वहाँ से हट जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है ये रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है, ये रिवर्सिबल होता है। जबकि ये वाला जो पार्ट है यानी कि केमिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है ये इरिवर्सिबल या नॉट रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो ये आपको याद रखना है, इरिवर्सिबल एंड नॉट रिवर्सिबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया जो होता है दोनों में ही सेम रोल प्ले करता है। सरफेस एरिया दोनों में सेम रोल प्ले करता है। यानी कि यहाँ पर भी सरफेस एरिया अगर आप इंक्रीज कर देते हो, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हो तो एड्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाता है, या एड्जॉर्प्शन की जो रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड द सेम थिंग इज़ एप्लीकेबल हियर ऑल्सो, यानी कि दोनों ही केस में सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब बात करें अगर एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन की। पहली बात कि एंथैल्पी की हम बात क्यों कर रहे हैं, हम बात इसलिए कर रहे हैं एंथैल्पी की क्योंकि एड्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एड्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और इस फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए जो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी जो होती है वो बहुत ही कम होती है और 20 to 40 किलो जूल पर मोल होती है, किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, जबकि इसके लिए जो वैल्यू होती है 82 to 40। ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, किलो जूल पर मोल, ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर आपको ये डेटा याद नहीं रहता है तो एटलीस्ट आपको कम या ज़्यादा का तो पता होना ही चाहिए। कम या ज़्यादा इन द सेंस कि
फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है इसके लिए एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन कम होता है और केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। आप यहाँ से वैल्यू की हेल्प से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में केमिकल एडजॉर्प्शन के जो कुछ प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं तो सेम वही है जो अपने फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए देखी है, वो उनका ही जस्ट अपोजिट वहाँ पर मीनिंग आता है इनका, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए आपकी बुक के अंदर एक टेबल 5.1 गिवन है, तो हमने जो अभी तक डिस्कस किया है वो सब कुछ उस टेबल 5.1 के अंदर है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, हमारा फर्स्ट पॉइंट कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है उसका जो रीज़न है वो है वीक वान डेर वाल फोर्सेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वीक वान डेर वाल फोर्सेस है। और केमिजॉर्प्शन जो होता है उसके लिए स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कि आयोनिक बॉन्ड भी हो सकते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये स्पेसिफिक नेचर में नहीं होता है और ये स्पेसिफिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके लिए हमने क्या देखा कि ये रिवर्सिबल होता है, तो ये वाला जो है वो रिवर्सिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये रिवर्सिबल, यहाँ पर हमने लिखा इरिवर्सिबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड हमेशा स्टेबिलिटी के लिए बनता है। जब तक उस बॉन्ड को, पर्टिकुलर बॉन्ड जो बना हुआ है, जिन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, अगर उन एटम्स के डिसोसिएशन होने से अगर एनर्जी का लेवल और डिक्रीज हो जाए तो ही बॉन्ड ब्रेक होगा, अदरवाइज़ वो बॉन्ड बना रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये वाला जो केस होता है केमिकल या एडजॉर्प्शन जो है, केमोजॉर्प्शन जो है, उसके अंदर ये इरिवर्सिबल होता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो होता है ये गैस की जो नेचर होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है और ये स्पेसिफिक नहीं होता है, यानी कि सभी के लिए ये सेम होता है, इसमें कोई इफेक्ट स्पेसिफिसिटी का नहीं होता है, ठीक है। चलिए एंथैल्पी की बात करें। एंथैल्पी हमने यहाँ देखी है वैल्यू की नेचर ऑफ एंथैल्पी, वैल्यू ऑफ एंथैल्पी जो ऑफ एडजॉर्प्शन होती है इसके लिए कम होती है और इसके लिए ज़्यादा होती है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में टेम्परेचर का रोल क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लॉजिक देखा था कि वान डेर वाल फोर्सेज जो होते हैं ना, ये वीक फोर्स होते हैं और लो टेम्परेचर के ऊपर वान डेर वाल फोर्सेज ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। लेकिन जैसे आपने टेम्परेचर हाई कर दिया तो जो एडजॉर्प्शन का जो टाइप था फिजिकल एडजॉर्प्शन वो चेंज हो गया और वो क्या बन गया, केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, लो टेम्परेचर इसके लिए सूटेबल है और हाई टेम्परेचर इसके लिए सूटेबल है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। या आप ये भी बोल सकते हो कि अगर टेम्परेचर कम है तो ये प्रोसेस इंक्रीज होता है, ओके। यानी कि अगर आपने यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में तो ये डिक्रीज हो जाएगा और ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें अगर यहाँ पर तो एक्टिवेशन एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है। तो इस पॉइंट को आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो कि फिजिकल एडजॉर्प्शन के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी का कोई रोल नहीं होता है, देयर इज़ नो रोल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन द केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन, बट इन द केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी प्लेस ए ग्रेट रोल, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, ठीक है। सरफेस एरिया बता दिया, दोनों में सेम होता है इसका इफेक्ट। इसके अंदर भी सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर बढ़ता है क्या, फिजिकल एडजॉर्प्शन, इसमें भी केमिकल एडजॉर्प्शन में भी सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर ये भी बढ़ता है, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर देखिए क्या होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन के अंदर मल्टी मोलिकुलर लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि एक सरफेस लिया और उस सरफेस के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स का डिपोजिशन हो गया, जमा हो गए, ठीक है। तो ये एक प्रकार से अब क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल्स का लेयर बन गया। आपने थोड़ा सा प्रेशर और इंक्रीज कर दिया, तो अब एक और मॉलिक्यूल्स की लेयर आ जाएगी इसके ऊपर, और एक लेयर आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा प्रेशर और इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पर और लेयर इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स बन जाती है।
यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स बन जाती है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। इस कंडीशन में तो क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और बॉन्ड का फॉर्मेशन तो एक मॉलिक्यूल एक के साथ बनेगा, दूसरा मॉलिक्यूल दूसरे के साथ, एक ही लेयर बनती है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट लेयर बनाने के लिए तो जो मेटल के सरफेस की जो एटम्स होते हैं वो अवेलेबल ही नहीं होते हैं। सारे मेटल के जो एटम्स होते हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं किससे, एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पर सिंगल लेयर का फॉर्मेशन ही होता है, जबकि यहाँ पर मल्टी लेयर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए आता है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद में एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का मीनिंग क्या होता है। सिंपल सा ये है इसका मीनिंग कि ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो होता है ये हमें रिलेशन बताता है कि जो गैस जिसका एडजॉर्प्शन हुआ है उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ जो गैस है, जिसको हम जनरली यहाँ पर x से डिनोट करेंगे। x इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब्ड गैस, अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब्ड गैस। ठीक है, और प्रेशर के बारे में, प्रेशर किसका, गैस का होगा, प्रेशर गैस का ही होगा, प्रेशर ऑफ द गैस। इसके रिलेशन में, इसके बारे में एक रिलेशन बताता है। अब ये रिलेशन जो बताता है उसका एक कंडीशन है, उसका कंडीशन ये है कि यहाँ पर लिखा है आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब ये होता है टेम्परेचर कांस्टेंट हो। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ये हमें रिलेशन की बात करता है। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब क्या होता है कि जब किसी गैस के एडजॉर्प्शन की बात करते हैं हम, तो उसके अंदर जो गैस का अमाउंट है, जिस गैस का एडजॉर्प्शन हो रहा है उसकी जो गैस की अमाउंट है और उस गैस का जो प्रेशर है, उसके बीच में जो कुछ रिलेशन होता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो उसको जिसकी हेल्प से हम एक्सप्रेस करते हैं, जिस कर्व की हेल्प से एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम एडजॉर्प्शन कर्व या एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट का नाम आता है जिसका नाम है फ्रेंडलिच। क्या नाम है, फ्रोइंड, नाम देख लेना, फ्रोइंड-लिच आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एक्चुअली, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके बारे में डिटेल स्टडी किया था। ठीक है, इन्होंने एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप बताया। एम्पिरिकल रिलेशनशिप का मतलब फिर से वही बात कि ऐसा कोई रिलेशन जिसके अंदर उन्होंने सिंपल एक लॉजिकली विद मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एक ऐसा रिलेशन दिया, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। ठीक है, और वो जो रिलेशन है जिसको उन्होंने बताया वो क्या कहता है कि x/m का जो रेशियो होता है वो k × p⁴ इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये सिंपल सा एक एक्सप्रेशन है जो उन्होंने बताया। ठीक है, और यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। ठीक है, n की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। अब इसका मीनिंग क्या क्या है, x के बारे में हम बता ही चुके हैं, x तो ये है। ठीक है, m क्या है यहाँ पर, m द मास, m क्या है यहाँ पर, मास ऑफ द एडजॉर्बेंट। m क्या है यहाँ पर, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, या जो सरफेस जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन का काम हो रहा है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट। नेक्स्ट p, k क्या है, कांस्टेंट है, k है एक कांस्टेंट। n क्या है, n इज ऑल्सो ए कांस्टेंट। p क्या है, प्रेशर, p क्या है, प्रेशर है, प्रेशर जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से उन्होंने रिलेशन बताया। अब इस रिलेशन के अंदर देखिए क्या होता है, इस रिलेशन के अंदर क्या होता है कि ये जो रिलेशन होता है जनरली एक कर्व की फॉर्म में होता है, जनरली एक कर्व की फॉर्म में होता है जिसके अंदर x और जो हमारा प्रेशर है उसके बीच में, यानी कि बिटवीन x वर्सेस p के एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है। ठीक है, और ये जो ग्राफ होता है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसलिए इसको याद रखना है। डिफरेंट टेम्परेचर्स पे इसका वैल्यू डिफरेंट होता है। x एक्सिस पे तो हम क्या लेते हैं, प्रेशर लेते हैं, और y एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं x/m का, x/m का रेशियो लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है, इसके जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप के आते हैं।
ठीक है। ये जो अलग अलग जो मैंने 3 कर्व बनाए हैं, 3 प्लॉट बनाए हैं, वो क्या बताते हैं आपको, डिफरेंट टेम्परेचर की बात करता है। 195 टेम्परेचर पे ऐसा होता है, 244 केल्विन पे ऐसा होता है, ठीक है, और 273 केल्विन पे ऐसा होता है। कुछ एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद में ये जो ग्राफ है ये फ्लैट हो जाता है या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, इसका मीनिंग ये है कि उस पर्टिकुलर गैस का जो मॉलिक्यूल्स है, उनका जो क्वांटिटी है वो फिक्स हो गया है, उससे ज़्यादा उस गैस से मॉलिक्यूल्स का एडजॉर्प्शन अब नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन। इस प्रेशर पे फिर वो क्या हो जाता है, सैचुरेशन हो जाता है, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है, ये जो रिलेशन आया, अगर इस रिलेशन का अगर हम लॉग लेते हैं, एक और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसका जब हम लॉग लेते हैं तो लॉग लेने के बाद में क्या बनता है, ये log x/m देन log k प्लस 1/m log p, ये एक रिलेशन बनता है अपने को, ठीक है। अब अगर हम इसको अगर हमारा स्टैंडर्ड जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है, अगर उसके साथ कंपैरिजन करते हैं तो ये जो है वो y है, ये आपका c इंटरसेप्ट है, ठीक है, ये प्लस ये m है, ये इसका m है और ये इसका x है, ठीक है। तो log p x है और log x/m जो है y है और log k क्या है, c है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि log x/m और log p में ग्राफ प्लॉट कीजिए, ठीक है। तो कैसा ग्राफ आएगा, देखिए इक्वेशन जो है उसके अंदर सभी वैल्यूज़ पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव के साथ में c की वैल्यू जो है वो भी पॉजिटिव है, ठीक है। c की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। जब c की वैल्यू पॉजिटिव है तो मान लीजिए ये वैल्यू जो है, इतनी वैल्यू जो है ये है आपकी c, ठीक है। y एक्सिस पे तो हमें क्या, x एक्सिस पे तो हमें क्या लेना है, log p लेना है, x एक्सिस पे तो log p लेना है, ठीक है, और y एक्सिस पे हमें लेना है log x/m, log x/m हम y एक्सिस पे लेंगे, ठीक है, किस लिए, ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है, मान लीजिए इसको हमने नाम दिया, यहाँ से इंटरसेप्ट कितना है, c, स्टैंडर्ड इक्वेशन में इंटरसेप्ट अगर पॉजिटिव होता है तो जो ग्राफ होता है वो किसी पर्टिकुलर पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट होता है। तो ये यहाँ पे जो वैल्यू है, इतनी वैल्यू, इसको हमने बोल दिया ये है log k, ठीक है, दैट इज इक्वल टू c x के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसके बाद में ये सिंस पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब जो ग्राफ हो वो यहाँ से स्टार्ट होगा और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगा, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगा। और इस प्लॉट के लिए जो स्लोप की वैल्यू होगी वो होगी आपकी 1/n, क्यों, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये स्लोप जो m है वो स्लोप 1/n के लिए इक्वल होता है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। यहाँ से इसकी हेल्प से आप स्लोप की हेल्प से स्लोप की हेल्प से आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो n जो एक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, और इंटरसेप्ट की हेल्प से आप k की वैल्यू भी कांस्टेंट, जो कि एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। और ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एग्ज़ाम के अंदर भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, और जिस एग्ज़ाम से मैं सिलेक्ट हुआ था उस एग्ज़ाम के लिए मुझे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये था फ्रेंडलिच आइसोथर्म। अब इसके बाद की जो बाकी की बातें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये था आज के लिए एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की बात की आज हमने, और हमने एडजॉर्प्शन के टाइप्स आज डिस्कस किए, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।